काम तुष्टि के ये उपाय पाप हैं या पुण्य, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या सामान्य हैं? इन विषयों पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा रहा है। इनके पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कहना पुनरावृत्ति होगी। इन क्रियाओं का विवेचन हम अपनी बनाई हुई परिभाषा के अनुसार करना उचित समझते हैं। हमारी परिभाषा के अनुसार ये उपाय अपूर्ण कामुकता के अंतर्गत आते हैं। यह इसलिए कि इनमें नर एवं मादा के यौनांग का परस्पर घर्षण नहीं होता है। इसलिए इन विधियों द्वारा दोनों पक्षों को एक समय में तीक्ष्ण स्पर्श की बराबर अनुभूति नहीं होती। पुरुष समलिंग गामियों में से एक समय में एक के अति स्पर्शनीय अंग शिशन पर स्पर्श प्रगाढ़ होता है, दूसरे का दूसरे दर्जे का स्पर्शनीय अंग गुदा पथ स्पर्शित होता है। सामान्यतः दोनों पुरुष सहचर बारी बारी से दोनों प्रकार के स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं। भारत में स्त्री समलिंग गमन का अभ्यास गुपचुप रूप में होता है। पश्चिमी देशों से मिले विवरण से ज्ञात होता है कि समलिंगगामी स्त्रियां अनेक प्रकार की मुद्राओं से एक दूसरे के भग्नासा मुंड पर स्पर्श प्रगाढ़ बनाती हैं। इस विधि में विविधता लाने के लिए नकली लिंग का प्रयोग करके योनि मार्ग को भी स्पर्श किया जाता है और दोनों साथी बारी बारी से कर्ता पात्र और कर्म पात्र का सुख लेते हैं। समलैंगिकता के संभावित कारण। कुछ लोगों के मतानुसार समलैंगिकता पैतृक आदत है, लेकिन हमारे विचार से ऐसा नहीं है। इसमें अभ्यासी के आसपास के समाज की भूमिका मुख्य होती है। व्यक्ति की मानसिकता भी इस भूमिका में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, एक लड़की अपनी सहेली से पुरुष की कामुकता का क्रूरता पूर्वक वर्णन सुनकर मर्द जात से भयभीत हो सकती है और किसी सहेली को अपना यौन सहचर बना सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि नव किशोरी पुरुषों के प्रति आकृष्ट तो हो, लेकिन अपने रूप रंग को इस योग्य न समझती हो कि जिससे पुरुष उसके प्रति आकृष्ट हो सके। यह हीनता की भावना भी उसे समलिंगामिनी बना सकती है। यह भी संभव है कि किसी लड़की की यौन चेतना के उदय काल में न तो उसे पुरुष की ओर से यौन निमंत्रण मिला हो, न ही स्वयं उसमें पुरुष के प्रति प्रेम निवेदन करने का साहस हो। यह पहल किसी लड़की की ओर से होना उसे समलिंगामिनी बना सकता है। इसे मिलती जुलती मानसिक स्थिति में से गुजरकर नव किशोर भी समलिंगामी बनता है। पुरुष समलिंग गमन में कुछ अन्य कारण भी शामिल हो जाते हैं जो स्त्रियों में नहीं होते। मसलन यह कि उसकी धार्मिक मान्यताओं में नारी से दूर रहने की ताकीद तो होती है, लेकिन पुरुष से यौन संपर्क रखने के विषय में धार्मिक मान्यताएं खामोश होती हैं। यह स्थिति पुरुष समलिंगगमन का कारण बन सकती है। जहां लड़की पुरुष की क्रूर कामुकता से डरकर समलिंगामिनी बन सकती है, वहां लड़का यह सोचकर अपनी पसंद की लड़की से दूर रह सकता है कि वह इतनी कोमल है कि छूने से मुरझा जाएगी। समलिंगगमन के अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य कारण है अभ्यस्त समलिंगामी या गामिनी का संपर्क। पूर्व अभ्यासी की प्रेरणा का उद्देश्य अपने लिए नया साथी पाना होता है या अपनी बिरादरी बढ़ाना होता है। अभ्यस्त होने के बाद कुछ व्यक्ति समलिंग गमन को काम तुष्टि की मंजिल बनाकर या मानकर अन्य सभी उपायों से आंखें मूंद लेते हैं। कुछ व्यक्ति इस विधि को एक पड़ाव मानकर बाद में विषम लिंगगामी भी बनते हैं। साथ ही अवसर के अनुसार समलिंग गमन भी जारी रखते हैं। पक्ष विपक्ष से तर्क। समलिंगगामी को जो सुख मिलता है उसका आभास विषम लिंगगामी को नहीं हो सकता है। इसलिए विषम लिंगगामी अपनी विधि को स्वाभाविक मानकर समलिंगगामियों की हीनता भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अपमानजनक दृष्टियों से बचने के लिए समलिंगगामी अपनी अभ्यास विधि को प्रकट नहीं होने देते। इसी शताब्दी में ऐसे अनेक सर्वेक्षण अमेरिका और यूरोप में हुए हैं जिनसे इस गुपचुप विधि की लोकप्रियता के कारण प्रकाश में आए हैं। किन्से के यौन व्यवहार संबंधी आंकड़े एक व्यापक सर्वेक्षण का नतीजा थे, लेकिन उन आंकड़ों में अभ्यासियों की अभिव्यक्ति शब्दों में प्रकट नहीं हुई थी। श्रीमती शेर हाइट का सर्वेक्षण सार 2 पुस्तकों के रूप में छपा है।
द हाइट रिपोर्ट ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी, द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी। इन पुस्तकों में आंकड़े तो हैं ही, साथ ही इनमें रसिक जनों ने अपने कामात्मक अनुभवों को उचित प्रकट करने के तर्क भी दिए हैं। उदाहरणतः पुरुष समलिंगामियों ने गुदा पथ व्यापन सुख से प्राप्त होने वाले सुख का शरीर वैज्ञानिक आधार भी ढूंढ निकाला है। संदर्भ 21, प्रकरण 4, प्रसंग एनल स्टिम्युलेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ मैन। वह यह है कि पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि गुदा पथ की ऊपरी छत से सटी हुई होती है। गुदा पथ पर घर्षण होने से इस ग्रंथि पर दबाव पड़ता है, जिससे कर्म पात्र को प्रगाढ़ स्पर्श का अनुभव होता है। विषम लिंगगामी पुरुष के तर्क के अनुसार योनि पथ का लचीलापन और लसीलापन एक गुण है जो मैथुन को सुखद बनाता है। समलिंगगामी कर्ता पात्र की दृष्टि में यह दोष है। समलिंगामी के पक्ष में ये अभिव्यक्तियां संदर्भ 21, प्रकरण 5 से ली गई है। वह गुदा पथ की कठोरता और शुष्कता को अधिक सुख कारक मानता है। विषम लिंगगामी पुरुष को स्त्री पुरुष के मध्य होने वाली आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाएं काम सुख वर्धक लगती हैं, लेकिन पुरुष समलिंगगामी की नजर में ये सब प्राक क्रियाएं एक निरर्थक कर्म कांड जैसी हैं। उसके मतानुसार पुरुष माध्यम से सुख पाने के लिए इन क्रियाओं की जरूरत नहीं होती, केवल साथी की स्वीकृति चाहिए। इसके बाद का सारा काम संक्षेप में हो जाता है। पुरुष समलिंगगामी के औरत जात से विमुख होने के अनेक कारणों में से एक यह बताया जाता है, अपनी पूरी ताकत औरत में उंडेल दो तो भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि वह संतुष्ट हुई कि नहीं। दूसरा यह कि अपनी संतुष्टि के बाद औरत के प्रति जिम्मेदारी निभाना एक उलझन भरा काम है। स्त्री समलिंगामिनी के तर्कों में से कुछ इस प्रकार हैं। संदर्भ 20, प्रकरण क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन तथा प्रकरण लेस्बियनिज्म। यही एक उपाय है जिससे औरत काम सुख के मामले में मर्द की निर्भरता से मुक्त हो सकती है। यह भी कि मर्द उत्तेजित होते ही मैथुन चाहते हैं और अपनी चाह पूरी करते समय उनका उद्देश्य अपने बोझ से मुक्ति पाना होता है। विपरीत इसके एक औरत दूसरी औरत की भावना को, उसकी आवश्यकता को समझती है, इसलिए दो स्त्रियों के मध्य होने वाली काम क्रीड़ा में एक साहचर्य, एक मेल मिलाप की भावना अंत तक बनी रहती है। यही एक विधि है जिससे स्त्री कर्ता पात्र और कर्म पात्र की भूमिका बारी बारी से निभा सकती है। टिप्पणी: समलिंगगामियों की इस प्रकार की अभिव्यक्तियां यूरोप और अमेरिका में एक आंदोलन को जन्म दे चुकी हैं। इस आंदोलन का उद्घोष है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का यौन व्यवहार चुनने का अधिकार है, और यह भी कि एड्स नामक महामारी ने समलिंगगमन के अभ्यास के विषय में एक नया प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा यथा समय सबको ज्ञात हो जाएगा। मुख मैथुन या ओरल सेक्स। जिस समाज में काम तुष्टि के साधन व्यक्ति को सहज सुलभ होने लगते हैं, वहां मैथुन की परंपरागत विधियां अपनी उद्दीपनशीलता खो बैठती हैं। वैसा समाज आज के भारत में सीमित है। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भारत की अपेक्षा वह समाज अधिक व्यापक है। इन समाजों में उद्दीपनहीनता के संकट से त्राण पाने के लिए रसिक जन नई विधियों का आविष्कार करते हैं। मुख मैथुन उन्हीं विधियों में से है। स्त्री को उत्तेजित करने वाले मुख मैथुन को योनि चोषण तथा पुरुष को उत्तेजित करने वाले मुख मैथुन को शिशन चोषण कहा जाता है। योनि चोषण में भग्नासा मुंड का स्पर्श खुरदुरी जबान द्वारा किया जाता है। यह स्पर्श पुरुष द्वारा भी हो सकता है और समलिंगामिनी स्त्री द्वारा भी। शिशन चोषण की क्रिया सामान्यतः स्त्री द्वारा की जाती है। कुछ अवस्थाओं में स्त्री अपनी रुचि से इस चोषण क्रिया में भाग लेती है, कभी कभी विवशता के कारण लेती है। यदि मुख मैथुन में कर्ता पात्र और कर्म पात्र की अपनी पसंद शामिल होती है तो यह क्रिया दोनों पक्षों के लिए उद्दीपक होती है।
इसमें एक पक्ष को वास्तविक स्पर्श का सुख मिलता है, दूसरे पक्ष को काल्पनिक स्पर्श का। रुचि के बिना किया जाने वाला मुख मैथुन जुगुप्सा का कारण बनता है। मुख मैथुन के इन दोनों प्रकारों में एक पक्ष के यौनांग पर स्पर्श प्रगाढ़ होता है, इसलिए इस विधि को अपूर्ण कामुकता के अंतर्गत लिया जा सकता है। मुख मैथुन का उपयोग कभी कभी प्राक क्रीड़ाओं के रूप में किया जाता है और इसका उद्देश्य अन्य किसी विधि से कामोत्कर्ष तथा शमन की अवस्था तक पहुंचना होता है। कभी कभी यही विधि शमन सुख पाने का कारण बन जाती है। भाग 4 मिश्रित कामुकता। विषय प्रवेश। सैडिज्म तथा मैसोकिज्म शब्दों का प्रयोग कामुकता के क्षेत्र में अक्सर किया जाता है। इन शब्दों का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। 1. संदर्भ 7 प्रकरण 4 प्रसंग एल्गोलाग्निया सैडिज्म एंड मास्कोजिम। सैडिज्म शब्द फ्रांस के एक कुलीन युवक मार्किस द सादे के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि अपने यौन साथी को पीड़ा पहुंचाकर उसे काम तुष्टि प्राप्त होती थी। अपने इस प्रकार के अनुभवों को उसने अपनी पुस्तक में भी चित्रित किया था। मैसोकिज्म शब्द ऑस्ट्रिया के उपन्यासकार साकेर मासो 1836-1895 के नाम पर पड़ा है। इस लेखक ने पीड़ा सहकर काम सुख पाने की अपनी अनुभूतियों को अपने उपन्यासों में चित्रित किया था। इस पुस्तक में हम सैडिज्म को पीड़क प्रवृत्ति तथा मैसोकिज्म को पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति का नाम दे रहे हैं। यह हम पहले कह आए हैं कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 1 काम भाव का कारण मुख्य युव सुलभ हार्मोन होते हैं। इसे आवेश बनाने के लिए अन्य स्त्राव सहायक बनते हैं। वे सहायक स्त्राव संवेदनकारी स्नायु संस्थान द्वारा संचालित होते हैं। इस दृष्टि से हर प्रकार के कामावेश की अवस्था मिश्रित स्त्रावों का परिणाम होती है, किंतु मिश्रित कामुकता शीर्षक के अंतर्गत हम काम तुष्टि की केवल उन विधियों की चर्चा कर रहे हैं जिनमें हमारे अनुमान के अनुसार युव सुलभ हार्मोनों की भूमिका गौण हो जाती है और सहायक स्त्राव मुख्य भूमिका निभाते हैं। मिश्रित कामुकता के अंतर्गत विधियों को हम मुख्य 2 वर्गों में बांट रहे हैं। 1. भय मिश्रित कामुकता। 2. हिंसा मिश्रित कामुकता। इन वर्गों में पीड़क प्रवृत्ति तथा पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति की चर्चा तो होनी ही है, साथ ही साथ समाज द्वारा वर्जित तथा शासन द्वारा अवैध समझे जाने वाले काम तुष्टि के साधनों की चर्चा भी होनी है। कामुकता के इन प्रकारों के पीछे अनेक प्रकार के हार्मोनों का क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर तो हम अपना मत प्रस्तुत कर ही रहे हैं, साथ ही अति शक्ति संबंधी कुछ संभावनाओं की ओर भी संकेत कर रहे हैं। अति शक्ति की अतिरिक्त मात्रा किस प्रकार संकट उपस्थित करती है। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसमें अति शक्ति पर्याप्त मात्रा में बनती है, किंतु किन्हीं कारणों से युव सुलभ ग्रंथियां पर्याप्त मात्रा में हार्मोन स्रावित नहीं कर रही हैं। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति में युव सुलभ ग्रंथियां प्रबल रूप से कार्य कर रही हैं और व्यक्ति में अति शक्ति भी अधिक मात्रा में विद्यमान है, किंतु धार्मिक या सामाजिक वर्जनाओं के कारण अति शक्ति काम तुष्टि के सामान्य साधनों द्वारा निचुड़ नहीं रही है। इस स्थिति में व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्था क्या बन सकती है, इसकी भी कल्पना करनी है। शरीर में अतिशक्ति की अतिरिक्त मात्रा में बने रहने के 2 कारण हो सकते हैं। 1. अतिशक्ति का अधिक मात्रा में उपजना। 2. अतिशक्ति का पूरे तौर पर व्यय न हो पाना। इन दोनों में से कोई भी कारण मानसिक संकट उपस्थित कर सकता है और व्यक्ति के यौन व्यवहार को प्रभावित भी कर सकता है। यह मानसिक संकट किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, इसे अनुमान द्वारा समझने का यत्न करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 1 भाग 1 प्रसंग अनुकूलन अर्थात शक्ति का अर्जन विसर्जन। व्यक्ति की शक्ति का अर्जन विसर्जन चक्र आहार पर निर्भर है।
इस कथन की व्याख्या यहाँ इस रूप में करते हैं कि व्यक्ति जो आहार लेता है उससे बनने वाली कुछ शक्ति अंगवर्धन या अंगों की क्षतिपूर्ति में लगती है। कुछ शक्ति शारीरिक क्रियाओं में व्यय होती है, फिर भी कुछ शक्ति अतिरिक्त बच रहती है, जिसे हमने अतिशक्ति नाम दिया है। आहार द्वारा प्राप्त शक्ति यदि नियमित रूप से व्यय होती रहे तो अर्जन विसर्जन के इस चक्र में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन आज के वैज्ञानिक उपकरणों ने अर्जन विसर्जन के इस चक्र को गड़बड़ा दिया है। आज से एक शताब्दी पूर्व शरीर की ताप अनुकूलन व्यवस्था सर्दी का मुकाबला ठिठुरने के रूप में करती थी और गर्मी का मुकाबला पसीने के वाष्पीकरण से करती थी। गर्म कपड़े तथा परंपरागत पंखे अवसर के अनुसार उस मुकाबले में सहायक बनते थे, किंतु वे साधन इतने प्रभावी नहीं होते थे जितनी आज की केंद्रीय वातानुकूलन व्यवस्था है। पूर्व अवस्थाओं में मौसम का मुकाबला करने में सामान्य व्यक्ति के शरीर का ईंधन व्यय होता था। आज भी विश्व के बहुत से देशों में पहले की सी स्थिति है, किंतु उद्योग प्रधान अगुआ देशों में मौसम का मुकाबला करने में शरीर का ईंधन खर्च नहीं किया जाता। विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा के अन्य साधनों का प्रयोग करके शरीर की ऊर्जा बचाई जाती है। अनेक समृद्ध देशों में मस्तिष्क के बहुत से काम कंप्यूटरों ने संभाल लिए हैं और शारीरिक श्रम के काम क्रेनों, स्वतः संचालित सीढ़ियों, इंटरकॉम टेलीफोन, सुदूर संचालित उपकरणों तथा रोबोटों ने संभाल लिए हैं। बेशक विज्ञान ने आहार में समाविष्ट कैलोरीज की मात्रा भी जान ली है और कार्यों के रूप में व्यय होने वाली कैलोरियों की तालिकाएं भी प्रचारित कर दी हैं। इन तालिकाओं में शारीरिक शक्ति की खपत का विवरण होता है, मानसिक शक्ति की खपत का विवरण सामान्यतः नहीं होता। ये तालिकाएं आमतौर पर वे ही जन प्रयोग में लाते हैं जिन्हें अपनी सुडौलता बनाए रखनी होती है। अधिकतर जनों की अर्जित शक्ति की खपत पूरे तौर पर नहीं हो पाती। यह अनखपी शक्ति अतिशक्ति की मात्रा बढ़ा देती है। इससे यौन व्यवहारों के रूप बदल जाते हैं। इन रूपों में पीड़क प्रवृत्ति तथा पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति भी शामिल है। शंका और समाधान। कहा जाता है कि मानसिक और शारीरिक श्रम बचाने वाले वैज्ञानिक उपकरण 20वीं शताब्दी की देन है, जबकि पीड़क प्रवृत्ति और पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति का इतिहास बहुत पुराना है। सादे तथा मासूक इस इतिहास के मात्र जाने पहचाने पात्र हैं और वे 20वीं सदी से पूर्व के हैं। इस शंका का समाधान यह है कि पुराने समय में कामुकता की ये असामान्य प्रवृत्तियां उच्च कुलीन घरानों तक सीमित थीं, जहां तत्कालीन युग के अनुसार श्रम से बचने के साधन सुलभ थे और जिस समाज के सदस्यों को आहार के पोषक तत्व उनके शारीरिक श्रम की तुलना में अधिक मिलते थे या जो कामोद्दीपक द्रव्यों का सेवन करते थे। आज कामुकता की ये असामान्य प्रवृत्तियां उस समाज के अधिक जनों को प्रेरित कर रही हैं जहां शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के व्यय करने के अधिकतर कार्य मशीनों के सुपुर्द हो चुके हैं। यह कहने से मेरा उद्देश्य औद्योगिकरण का विरोध करना नहीं है, बल्कि एक स्थिति को मात्र सामने रखना है। वर्जनाओं की भूमिका। पुराने समय में परिवार, शासन, समाज और धर्म संघों की ओर से लगाए गए निषेध आज की तुलना में अधिक थे। उन दिनों एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पसंद के तरीके से जीने के लिए बहुत सी वर्जनाओं का उल्लंघन करना पड़ता था, जिससे उसकी मानसिक या शारीरिक शक्ति व्यय होती थी। आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्घोष ने तथा यौन क्रांति ने व्यक्ति को बहुत सी वर्जनाओं से मुक्त कर दिया है। इससे हुआ यह है कि जो शक्ति पहले वर्जनाओं से मुक्त होने के लिए मानसिक तनाव के रूप में व्यय होती थी, वह भी बच जाती है। वह बची हुई शक्ति अतिशक्ति में जुड़ जाती है। इस अतिरिक्त अतिशक्ति ने एक मानसिक संकट उत्पन्न कर दिया है। इस संकट से त्राण पाने के लिए व्यक्ति नए प्रकार के तनावों की चाह करने लगा है। व्यक्ति प्रत्येक सामान्य भाव को थ्रिल बनाना चाहता है। कामावेश में थ्रिल का समावेश करना उसकी मानसिक तथा शारीरिक विवशता बन गई है। इस थ्रिल के प्रेरक तत्वों में से एक तो भय नामक भाव है। आशंका भय से उत्पन्न मानसिक अवस्था है। दूसरा प्रेरक भाव क्रोध है। इससे उत्पन्न प्रवृत्ति हिंसा है।
काम भाव में थ्रिल की मिलावट कामुकता को अनेक रूप देती है। भय मिश्रित कामुकता। बाइबल के पुराने नियम में पर स्त्रियों तथा पर पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने के लिए सजा की व्यवस्था है। संदर्भ 24 व्यवस्था विवरण 22/13 से 30। नए नियम में पर स्त्री के साथ व्यभिचार के विचार मात्र को ही अनुचित ठहराया गया है। संदर्भ 24 मत्ती 5/27 से 28। अन्य सामाजिक और मजहबी व्यवस्थाओं में भी समय समय पर वर्जित यौन संबंधों का विवरण देकर इन संबंधों को पाप कहा गया है और पापी को सजा या प्रायश्चित के योग्य माना गया है। इसके साथ यह वास्तविकता भी अपनी जगह है कि सजा और प्रायश्चित की इन व्यवस्थाओं के बावजूद वर्जित यौन संबंध जारी रहे हैं और जारी हैं। इसका कारण सामान्यतः यह कहा जाता है कि मानव नवीनता का प्रेमी है, पुराने संबंधों से उसका जी उचाट हो जाता है, इसलिए नए यौन संबंध बनाना चाहता है। यह कारण एक मूल कारण का प्रकट रूप है। मूल कारण निषेध के उल्लंघन करने का सुख है। काम संबंधी सामाजिक नियमों को तोड़ने की कामना अधिक जन करते हैं, किंतु इस कामना को पूरा करने वाले वे लोग होते हैं जिनमें अतिशक्ति की मात्रा विशेष रूप से अधिक होती है। कहीं कोई देख न ले, कहीं पकड़ा न जाऊं, यह आशंका उनके पलायन प्रेरक स्त्राव। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग की अधिक मात्रा रक्त में सम्मिलित करती है, जिससे काम सुख गौड़ हो जाता है, भय और आशंका का सुख मुख्य हो जाता है। भय तथा आशंका के साथ सुख शब्द का जोड़ना कुछ व्यक्तियों को अजीब लगेगा, लेकिन यह उन्हें अजीब नहीं लगता कि लोग जेब के पैसे खर्च करके भयानक घटनाओं से भरे उपन्यास पढ़ते हैं, दिल दहलाने वाली फीचर फिल्में देखते हैं। यही भय जब कामुकता के भाव में शामिल हो जाता है तो कामोत्कर्ष के बाद की शमन अवस्था में हल्केपन की अनुभूति बढ़ जाती है। इस हल्केपन की वृद्धि का कारण यह है कि वर्जित काम संबंधों का विचार आते ही इस विचार को क्रियान्वित रूप देने की मानसिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया एक प्रकार की प्राक क्रीड़ा का काम देती है और इससे काल्पनिक मैथुन के रूप में शक्ति विसर्जन का मार्ग खुल जाता है। बाद में प्रत्यक्ष काम क्रीड़ा द्वारा दूसरा मार्ग खुलता है। यह दोहरा शक्ति विसर्जन हल्केपन की अनुभूति को अधिक गहरा बना देता है। फलस्वरूप भय मिश्रित कामुकता के अभ्यासी व्यक्ति को नियम पूर्वक निभाया गया काम तुष्टि का उपाय फीका और नीरस प्रतीत होने लगता है। हिंसा मिश्रित कामुकता। आवेश की सभी अवस्थाओं में थोड़ी सी हिंसा अवश्य शामिल रहती है। यह आवेश चाहे काम विषयक हो, चाहे प्रेम, श्रद्धा, वात्सल्य आदि किसी अन्य भावावेश का हो। विजेता खिलाड़ी को उसके भक्तजन भावावेश में कंधों पर उठा लेते हैं। माँ वात्सल्य के आवेश में बच्चे को अपनी छाती से भींचकर चिपका लेती है, उसके कपोलों को हल्का सा काट भी लेती है। इससे भी यदि उसके वात्सल्य का आवेश शांत नहीं होता तो वो अपने प्यारे बच्चे का भला सा नाम बिगाड़कर उसे भौंडे नाम या अधूरे नाम से संबोधित करने लगती है या तोतले उच्चारण से उसे पुकारने लगती है। यह क्रिया भी नाम बिगाड़ने जैसी क्रिया है और ऐसी क्रियाओं के पीछे हिंसा की हल्की सी मात्रा काम करती है। माँ की यह विवशता है कि वह अपने प्यारे बच्चे का इससे अधिक अनिष्ट कर नहीं सकती। उसकी यह मानसिक स्थिति रौद्र प्रेरक। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग स्त्राव के रक्त में मिश्रित होने का फल हो सकती है। इसी रौद्र प्रेरक स्त्राव की अधिक मात्रा जब युव सुलभ हार्मोनों के साथ रक्त में मिलती है तो मैथुन को एक युद्ध का रूप देती है। प्राचीन भारतीय यौन शास्त्री वात्स्यायन के 2 सूत्रों का यह भावार्थ इसी युद्ध प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। संदर्भ 15 2-5-37, 38। यदि स्त्री को
रोकने पर भी पुरुष उसे नाखूनों से नोचे तो स्त्री को चाहिए कि वह पुरुष को उससे दुगना नोचे और काटे। अर्थात बदले की भावना प्रकट करती हुई स्त्री पुरुष द्वारा बनाए दांत के एक निशान के बदले दंत चिन्हों की लड़ी पुरुष के शरीर पर बनाए। पुरुष द्वारा बनाई गई दंत क्षत की लड़ी के बदले अभ्रक खंड यानी बादलों जैसे ढेर से निशान पुरुष के शरीर पर बनाए। इस प्रकार से अन्य प्रेम युद्ध भी परस्पर करने चाहिए। काम सूत्र में अन्य विद्वानों की उद्धृत अन्य 2 श्लोक स्त्री और पुरुष के मूल स्वभाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। संदर्भ 15 2-7-22 23 कठोरता, धृष्टता तथा साहस पुरुष के स्वाभाविक गुण हैं। असमर्थता, पीड़ित होने से बचाव करना और कोमलता स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, लेकिन स्त्री पुरुषों के ये गुण सर्वत्र एक जैसे नहीं हैं। देश, काल और परिवेश के कारण स्त्री पुरुष के ये मौलिक गुण परिवर्तित भी होते हैं। यह भी देखा जाता है कि कामुकता के अतिरेक की अवस्था में स्त्री भी पुरुष की भांति कठोर होकर पुरुष पर प्रहार करने लगती है, किंतु यह विपरीत कार्य बहुत कम समय के लिए होता है। वात्स्यायन के अन्य 2 सूत्र प्रहार को काम सुख का आवश्यक अंग बताते हैं। प्रहार 4 प्रकार के होते हैं। 1. उल्टी हथेली से मारना। 2. फैले हाथ से मारना। 3. मुक्का बनाकर मारना। 4. समतल हथेली से मारना। यदि उल्टी हथेली के प्रहार से स्त्री को सुख न मिले और वह अन्य किसी प्रकार का प्रहार चाहती हो तो पुरुष उंगलियों को सांप के फन का रूप देकर स्त्री की इच्छा के अनुसार वांछित स्थान पर प्रहार करे। ये सूत्र संकेत करते हैं कि पुरुष मूल रूप से पीड़क है और स्त्री पीड़ा सहिष्णु है। साथ ही ये सूत्र यह भी संकेत देते हैं कि पीड़ा देने और पीड़ा पाने की मात्रा का निर्णय दोनों यौन सहचरों की परस्पर सहमति पर आधारित होता है। अब तनिक यह देखा जाए कि स्त्री पुरुष की इन विषम विशेषताओं का जैव रासायनिक आधार क्या है। नर मादा के काम व्यवहारों का जैव रासायनिक आधार। इस विषय में ब्रिटेनिका में वर्णित कुछ परीक्षणों का सार प्रस्तुत करते हैं। संदर्भ 2 जिल्द 27 प्रकरण सेक्स एंड सेक्सुअलिटी प्रसंग रोल ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। मादा पशुओं को नर सुलभ हार्मोन दिए गए तो उनकी कामुकता में आक्रामकता के लक्षण प्रकट हुए और उनका व्यवहार नर जैसा हुआ। या संभवतः यह कि मैथुन में कर्ता पात्र की भूमिका निभाने का यत्न या प्रेम निवेदन में पहल करना। मादा पशुओं को मादा सुलभ हार्मोनों की अतिरिक्त मात्रा दी गई तो उनकी काम प्रवृत्ति पहले से बढ़ी, किंतु उनका व्यवहार मादा जैसा रहा, अर्थात मैथुन निमंत्रण को स्वीकार करना या लुभाकर मैथुन के लिए प्रवृत्त करना। नर पशुओं को नर सुलभ हार्मोन देने से उनकी काम भावना मामूली सी बढ़ी, किंतु उन्हें मादा सुलभ हार्मोन देने से उनकी कामुकता में कमी आई। मनुष्यों पर इस प्रकार के परीक्षणों के परिणाम स्पष्ट नहीं दिखाई दिए। मानव नर को नर सुलभ हार्मोनों की अतिरिक्त मात्रा देने से उसका विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दिया, शायद इसलिए कि मानव नर वयस्क होने के बाद स्वयं नर सुलभ हार्मोन उपजाता है। पुरुष से नर सुलभ हार्मोन यानी किसी विधि से निकालने से उसकी यौन क्षमता कम हुई, किंतु यह परिवर्तन धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। दूसरी ओर मानव नर को मादा सुलभ हार्मोन देने से उसकी कामुकता में कमी आई, जबकि वयस्क मानव मादा को नर सुलभ हार्मोन देने से उसकी कामेच्छा बढ़ी। भग्नाशा अधिक विकसित हुआ और चेहरे पर बाल बढ़े। रजो निवृत्ति से पूर्व वयस्क मादा को मादा सुलभ हार्मोनों की अतिरिक्त मात्रा दी गई तो उस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। टिप्पणी। अतिशक्ति की मान्यता के आधार पर इस विवरण का निष्कर्ष यह निकलता है कि नर सुलभ हार्मोन अधिक ताप उपजाते हैं और ताप की यह अतिरिक्त मात्रा हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देती है।
मादा सुलभ हार्मोन में अवसादक स्राव की तनिक मिलावट होती है, जो ताप को एक विशेष सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देती। नर सुलभ तथा मादा सुलभ हार्मोन का यह तनिक सा अंतर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार नार एड्रीनेलिन तथा एड्रीनेलिन के मध्य का अंतर होता है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों लिंग के व्यक्तियों में नर सुलभ और मादा सुलभ हार्मोनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग मूत्र द्वारा विसर्जित होने वाले युव सुलभ हार्मोन। इस सम्मिश्रण का अनुमानित परिणाम यह निकलता है कि पुरुष में मादा सुलभ हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा उसकी हिंसक प्रवृत्ति को कुछ कम करती है और स्त्री में नर सुलभ हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा का मिश्रण उसमें थोड़ी सी हिंसक प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। इसे काम युद्ध के समय स्त्री अपने पुरुष साथी की हिंसा का जवाब हिंसा के रूप में दे सकती है। कम मात्रा की हिंसा धारक की अपनी ओर उन्मुख हो सकती है। यही आत्मोन्मुख हिंसा संभवतः स्त्री को पीड़ा सहिष्णुता में सुख प्रदान करती है। स्त्री को आत्मोन्मुख हिंसा परोन्मुख भी बन सकती है। उदाहरणतः वह यह कर सकती है कि वह किसी को लुभाकर अपने प्रति उन्मुख करे, फिर उससे दूर हटकर उसके लिए दुर्लभ बने। इस प्रकार की क्रियाएं स्त्री सुलभ परपीड़क प्रवृत्ति को प्रकट करती है। सामान्य वयस्क स्त्री पुरुषों को रति क्रीड़ा के समय दंत क्षत आदि प्राक क्रीड़ाओं में सुख मिलता है। अतः हिंसा की सीमित मात्रा काम सुख का आवश्यक अंग है। किसके लिए हिंसा की कितनी मात्रा सुखकर है, इसका कोई मानक पैमाना निश्चित नहीं हो सकता। जोड़े के दोनों सदस्यों की आपसी सहमति इस मात्रा का निश्चय करती है। इनमें से किसी एक की असहमति या तो दूसरे को अपराधी की श्रेणी में ला खड़ा करती है अथवा दूसरे को वर्जित रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करती है। बेमेल जोड़ों के मध्य यौन व्यवहार। यदि स्त्री में हिंसा सहिष्णुता की क्षमता अधिक है, उसकी तुलना में पुरुष की प्रहार शक्ति कम है, तो स्त्री को कम प्रहार से संतुष्टि नहीं मिलती। वह अपनी अतिरिक्त अतिशक्ति के विसर्जन के लिए भय मिश्रित कामुकता में रस लेने लगती है, अर्थात वह समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंधों से बाहर यौन संबंध बनाती है। यदि पुरुष की कामुकता में हिंसा की मात्रा अधिक है, तो स्त्री का तुरंत समर्पण करना पुरुष को संतुष्ट नहीं करता। पुरुष विशेष की अतिरिक्त अतिशक्ति उससे कोई ऐसा कार्य कराना चाहती है जिससे स्त्री प्रतिरोध करने के लिए बाध्य हो जाए और वह उससे संघर्ष करके उससे यौन सुख छीने। ऐसे पुरुष को बलात्कार करने में सुख मिलने लगता है। बलात्कारी की मानसिक तथा शारीरिक अवस्था। बलात्कारी के प्रति समाज का रुख कड़ा होता है, इसलिए इस कृत्य के माध्यम से उसे वर्जना का उल्लंघन करना पड़ता है। उल्लंघन से उसकी मानसिक शक्ति व्यय होती है। दूसरी ओर इस कृत्य द्वारा उसे बलपूर्वक अपने शिकार से यौन सुख छीनना होता है। इस विधि से उसका शारीरिक बल भी व्यय होता है। प्रगाढ़ स्पर्श द्वारा जो ताप विसर्जित होता है, वह इन दोनों विसर्जनों से अलग होता है। बलात्कार की प्रवृत्ति के पीछे अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल शक्ति विसर्जन से संबंधित कारणों पर विचार कर रहे हैं। बलात्कार की जितनी घटनाएं समाचार पत्रों तथा कचहरी तक पहुँचती हैं, उनसे कई गुना अधिक बलात्कार ऐसे होते हैं जिनकी खबर शयनागार से बाहर नहीं निकलती। कारण वे बलात्कार राजा नवाब, अतुल धनपति अथवा उच्च पदाधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, जहाँ के चौकीदार और मुसाहिब अंधे, गूंगे और बहरे जैसे होते हैं। सुरक्षित वातावरण में होने वाला एक बलात्कार और भी है, जिसे नथ उतारना कहते हैं। नथ उतारना वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ है इस धंधे में पहली बार शामिल की गई लड़की से संभोग करना। वेश्या समाज में पहले से शामिल लड़की तो समर्पण के लिए तैयार है ही, इसीलिए बलात्कार की मानसिकता के व्यक्ति को उससे सुख नहीं मिलता। वह
अधिक रकम खर्च करके ऐसी लड़की को प्राथमिकता देता है जो पहली बार उसके सामने तश्तरी में परोसी गई है। वह नई लड़की वेश्यागामी से भयभीत होकर अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है। उसके बचाव पक्ष को विफल करके वेश्यागामी खुद को धांसू पौरुष से युक्त व्यक्ति का तमंगा देकर श्रेष्ठत्व में विभोर हो सकता है। अब तक हमने हिंसा मिश्रित कामुकता के उन पक्षों की चर्चा की है जिनमें प्रहार के साधन दंत, नख तथा यौनांग बनते हैं। अब हिंसा के उस प्रकार की चर्चा करते हैं जिसमें इन अंगों के साथ तेज धार के शस्त्र भी शामिल हो जाते हैं।